हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से मैं बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और जो मेरा आगे का टॉपिक है वो है परागकोश। आज हम आपको बताएंगे कि परागकोश क्या है, परागकोश के कार्य और उसकी संरचना के बारे में। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले परागकोश की। जैसा कि आप लोगों ने पुष्प सभी में देखे हैं, है ना। और पुष्प जो आपने देखे हैं तो सॉलिड है कि एक संपूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं ना। अभी एक छोटा सा मैं एक डायग्राम बनाऊं तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि एक संपूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं, है ना। ठीक है, देखिए एक छोटा सा जैसे मैंने एक चित्र बनाया जिसमें 4 चक्र हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये देख रहे हो बाह्य पुंज, जिसे कैलिक्स कहते हैं। ये हमारे दलपुंज, इसे करोला कहते हैं। ये है पुमंग, इन्हें एंड्रोसियम कहते हैं। और ये है जायंग, इसे हम गाइनोसियम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक संपूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब ये जो मैं पुमंग आपको बता रहा हूं तो इसी की संरचना आप देखिए यहाँ पे। तो इसकी एक इकाई को तो हम कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर की अगर संरचना देखी जाए तो इसके लंबे पतले जो निचला भाग है इसे हम तंतु यानी कि फिलामेंट कहते हैं। और इसका जो ऊपरी फूला हुआ भाग है वो कहलाता है परागकोश यानी एंथर। ठीक है ना। परागकोश में 2 पालियां हैं, वो दोनों पालियां संयोजक द्वारा जुड़ी हुई हैं। देख लीजिएगा, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो संयोजक द्वारा ये जुड़ी हुई होती है। दोनों पालियों में जो 2 पालियां हैं और 2 पालियों में 4 सूक्ष्म बीजाणु धानियां होती हैं, है ना। इन सूक्ष्म बीजाणु धानियों में ही परागकणों का निर्माण होता है। तो सूक्ष्म बीजाणु धानी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन्हीं सूक्ष्म बीजाणु धानियों में सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप परागकणों का निर्माण होता है जो कि हैप्लॉइड यानी कि आगुणित होते हैं। ठीक है ना। कन्फर्म इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब मैं बात करता हूं आगे कि जो आपने जो पुमंग देख रहे हो तो ये जो पुमंग है, ठीक है ना, ये पुमंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाता है। यानी किसी भी पुष्प में जो पुमंग होते हैं पुंकेसर, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, नर जननांग कहलाते हैं, क्योंकि इनमें परागकणों का निर्माण होता है। जैसे मनुष्यों में शुक्राणु बनते हैं और जो निषेचन में भाग लेते हैं, ठीक उसी प्रकार पुष्पों में जो नर जननांग है उसमें परागकण बनते हैं और जो परागण और निषेचन की क्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। यदि हम परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र देखें तो चित्र में हमें एक बाह्य संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है जिसे हम बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस कहते हैं। जो बाहरी कोशिकाओं का जो समूह दिखाई दे रहा है वो एपिडर्मिस है। ठीक है ना। इस एपिडर्मिस के नीचे कुछ बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं, है ना, जो हाइपोडर्मल सेल कहलाती हैं। इन्हीं हाइपोडर्मल सेल्स को हम प्रपस्व कोशिका यानी आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। आर्कीस्पोरियल जो सेल है उसमें होता है परिणत विभाजन। ठीक है ना। परिणत विभाजन होता है। तो परिणत विभाजन के फलस्वरूप ये 2 प्रकार की कोशिकाएं फिर बनती हैं। 2 प्रकार की कोशिकाओं में पहली जो बाहर की ओर कोशिका होती है वो बनती है प्राइमरी पेरिटल सेल यानी प्राथमिक भित्ति कोशिका, और अंदर की ओर जो कोशिका होती है वो है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल यानी प्राथमिक जनन कोशिका का निर्माण होता है। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है इसमें पुनः विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप ये 2 से 3 कोशिकीय मोटे स्तर का निर्माण करती है। ठीक है ना। यहां पर आप परागकोश देख रहे हैं, इसमें परागकोश में जो परागपुट है जिनमें 4 स्पष्ट पालियां आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना। इन्हीं में ही परागकण का निर्माण होता है। यदि हम
एक परागपुट की संरचना को देखें तो इस तरह से हमें ये संरचना दिखाई देती है, आपके सामने बनी हुई है, ठीक है ना। तो एपिडर्मिस जो सेल्स है, इस एपिडर्मिस सेल्स के नीचे एक कोशिकीय स्तर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एंडोथीसियम, अर्थात अंतर स्तर कहते हैं, ठीक है ना। ये अंतर स्तर रेशेदार होता है जो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब परागकण स्फुटित होते हैं, जब परागकण परागकोश से स्फुटित होते हैं तो कहीं कहीं पर ये स्तर जो अंतर स्तर है ये कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है ना, और पतला होकर एक फट जाता है और यहीं से ही परागकण बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके जस्ट अंदर वाला जो भाग है वो आपका मध्य स्तर कहलाता है और सबसे आंतरिक स्तर टैपिटम कहलाता है। तो मध्य स्तर और टैपिटम कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो मध्य स्तर और टैपिटम परागकणों को पोषण देने का कार्य करते हैं, जिससे परागकणों को पोषण मिलता है, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे कि जो अंतर स्तर होता है एक कोशिकीय मोटा, तो ये कहीं कहीं पर पतला हो जाता है और पतले होने के बाद यहाँ पर स्फुटन होता है और परागकण बाहर निकल जाते हैं। तो इस स्थान को हम रंध्रक यानी स्टोमियम कहते हैं। जो आप देख रहे हो जो परागकोश है और ये स्फुटित हो चुके हैं, तो स्फुटित होने पर ये अलग फट जाते हैं जिससे परागकण बाहर निकल जाते हैं। जो ये परागकण आप देख रहे हो कि ये बाहर निकल आए हैं, एक किसी माध्यम के द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं जी। तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं जहां पर परागण और निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है और जिसके फलस्वरूप फल और बीज का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। संसार में जितने भी पेड़ पौधे और जो पुष्प धारण करते हैं उन सभी में परागकणों के द्वारा परागण की क्रिया और निषेचन होता है, जिसके फलस्वरूप फल और बीज का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये परागकोश की एक अनुप्रस्थ काट का चित्र है। तो ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि इसे आप जब बार बार समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में फिर से आप लोगों से मिलते हैं।